रत्ना के मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे जो छोटे शास्त्री जी को भी अपनी सुध बुध भूलते जा रहे थे। वह भी जो हैरानी से रत्ना को देख रहे थे, उनके सामने एक ऐसा चमत्कार जो मूर्त रूप धारण कर रहा था। तभी शायद रत्ना को भान हुआ। वह अपना रोना रोककर सबकी तरफ देखते हुए अपने हृदय स्थल पर हाथ रखकर बोली, मैं बागेश्वर की राधा हूँ। मेरे माधो को दादा और भाई जी ने मेरे सामने कटार से मार दिया। हाय रे मेरा माधो, बताओ माँ जी मैं क्या करूं। अब यह सत्य भाषण सुनकर सबको कुछ समझ नहीं आया। यह छोटी सी बच्ची कौन सी अनचाही घटना का जिक्र कर रही है। रत्ना इस वार्तालाप को करते समय राधा हो गई थी और तभी उसने बागेश्वर का नाम लिया था। अब पूरे मामले को समझने के लिए छोटी सी आशा की किरण नजर आ रही थी। सबको यह बात भी समझ आ गई, जिस घटनाक्रम का जिक्र रत्ना कर रही है उस घटना का संबंध शायद सुलोचना वाले दुखद घटनाक्रम से नहीं है। यह जो मामा शब्द कर रही है वह शायद माधो या माधव है। फिर भी अत्यधिक चिंतित और परेशान रत्ना को सांत्वना देना आवश्यक था और पूरी बात जानना भी जरूरी लग रहा था। रत्ना का बोलते बोलते गला रुंध गया। वह मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर लुढ़कने लगे और इस समय वह बहुत दुखी, बेचारी और अकेली लग रही थी। वह रत्ना है इसका उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। वह राधा के रूप में राधा की दुखद सच्चाई बता रही थी। रत्ना का वास्तविकता से परिचय करवाना आवश्यक लग रहा था, लेकिन अचानक बताए जाने से कहीं वह चौंक न जाए, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत थी। तभी सबको खोजते हुए गौरी वहां पर आ गई। वह रोती हुई रत्ना को देखकर बहुत प्यार से उसके आंसू पहुंचने लगी। वह रत्ना को होली खेलने के लिए बुला रही थी। इस तरह करने से रत्ना को अपनी वास्तविक स्थिति का अंदाजा हुआ और मिनटों में वह राधा वाला रूप भूलकर गौरी के साथ खेलने कूदने चली गई। जिस बात को लेकर शास्त्री परिवार काफी देर से चिंतित था, उस चिंता से मुक्त होकर सबने राहत की सांस ली। अब काफी हद तक परिवार के सब लोग रत्ना की स्थिति से अवगत हो चुके थे, इसलिए सबका भरकस यही प्रयास था कि रत्ना जिन बातों से उत्प्रेरित होकर अपने पूर्व जन्म की यादों में खो जाती थी वे परिस्थितियां निर्मित ना हो। फिर भी सामान्य जीवन में लाल, पीले, केसरिया और महावरी रंग को अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, अब रत्ना उतनी उग्र प्रतिक्रिया नहीं देती थी, लेकिन वह आयु में रतन की जुड़वा बहन होते हुए भी घर में एक समझदार लड़की के जैसे ज्यादातर धीर गंभीर रहती थी और कई बार ऐसा बर्ताव करती जैसे वह उस घर में मेहमान बनकर रह रही हो। अपनी दादी और सुमन से खूब बात करती और अपने मन की उथल पुथल भी उनसे साझा करती। अब अपने विषय में अक्सर कुछ बताया करती। रत्ना बचपन में अक्सर बागेश्वर जाने की जिद करती तो परिवार के सब लोग उसको समझा बुझा देते। कभी कभार शांत हो जाती तो कभी बहुत हट करती, रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेती। धीरे धीरे रत्ना के विषय में सब लोग ऐसा मानने लगे कि इसको अपने पूर्व जन्म स्पष्ट रूप से याद है, जैसे रत्ना अपने पूर्व जन्म के घर जाने की इच्छुक थी। इस कारण लोग रत्ना से बात करने और पूछताछ करने के लिए ललायित रहते। शास्त्री परिवार के सामने कई बार बहुत कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो जाती। वैदराज, मोहित कुमार सहित वह अपने पूर्व जन्म के सब लोगों को पहचानने लगी थी। सबके नाम, संबंध और स्थान भी बताया करती थी। शुरू शुरू में लगता कि उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे सब भूल जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर के लोगों ने डॉक्टर से इलाज भी करवाया, लेकिन किसी दवा का कोई प्रभाव नहीं हुआ। पंडित जी के यहाँ ज्ञान, ध्यान और पूजा पाठ, ग्रह दशा शांति के उपाय भी बहुत किए जा रहे थे। जो कुछ समझ आ रहा था वह सब कुछ आजमाया जा रहा था, पर कई बार ऐसा लगता कि जब बहुत दिनों तक रत्ना अपने राधा रूप में और माधो की बात नहीं करती, तब ऐसा लगता मानो सब कुछ ठीक हो गया हो। शायद अब रत्ना अपना राधा रूप भूल चुकी है। तभी कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आ जाती कि लगने लगता अब उसकी पूर्व जन्म की यादें बहुत ताजा हैं और वह कुछ भी नहीं भूल सकती है। अब तो रत्ना की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी यादें भी बढ़ती जा रही थी। जैसे वह कहने लगी थी बागेश्वर के राज परिवार से उसका संबंध है। कभी कभी शंकर सिंह जैसे नाम लेती, बागेश्वर जाने की जिद भी करती रहती। इस बीच अवनी ने राज्य पुलिस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और उसने पद स्थापना भी मिल चुकी थी। किशोर वह की रत्ना सुंदर होने के साथ साथ तीक्ष्ण बुद्धि वाली भी थी। संस्कृत, गणित और अंग्रेजी भाषा पर बहुत अच्छे से पकड़ थी। जहाँ सब बच्चों को बहुत परिश्रम करने के बाद अच्छे अंक मिलते, वहीं पर रत्ना पढ़ाई लिखाई में कम समय देती थी, फिर भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर लेती थी। देखा जाए तो उसके जीवन में इस जीवन और पिछले जन्म के जीवन दोनों की ही उलझने थी। ऐसे में सब सोच विचार करने के बाद
जो समय बचता उस समय में वह पढ़ाई लिखाई करती थी। अब रतन बहुत मेहनती और हंसमुख बालक था। रत्ना के विषय में अक्सर चुप लगा जाता था। अपने काम से काम रखने वाला बच्चा समझदार बच्चा कहा जा सकता है। ललिता को बच्चों को शिक्षित करने में बहुत आनंद आता था, इसलिए उसने इसी विद्या से अपने कैरियर के रूप में जो अपना लिया था और वह इसी लाइन में जाना चाहती थी। रत्ना की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका पूर्व जन्म उसकी यादों में पूर्ण रूप से जीवित हो गया था। वैदराज जो मोहित कुमार की पहचान भी उसने अपने गांव के प्रतिष्ठित वैद्य के रूप में कर ली थी। उन्होंने उसके माधव को उस समय कोई चिकित्सा सहायता नहीं दी थी जब शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। रत्ना ने ऐसे ही किसी दिन अपने पूर्व जन्म की गाथा सबको बताई। जब वह बेहद दुखी होकर रोते हुए अपनी बात बता रही थी, साथ में उसने यह भी बताया कि इन सब बातों के साक्षी वैदराज मोहित कुमार हैं और उनके जो उसके पूर्व जन्म के घर परिवार से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। रत्ना के पूर्व जन्म की कहानी बेहद दुखद थी, तभी शायद इस जन्म का रत्ना की यादों और सपनों में बस गई थी। जब दुख और दर्द बहुत गहरा होता है तभी अगले जन्म तक उसका प्रभाव मन मस्तिष्क पर ज्यों का त्यों अंकित रहता है और यही रत्ना के साथ हुआ था। लेकिन उसके अपनों द्वारा किए गए उसके साथ छल और धोखे के विषय में जानने के लिए हमें रत्ना के पिछले जन्म की कहानी जाननी होगी। रत्ना का यह अगला जन्म था, जबकि वैदराज मोहित कुमार अभी रत्ना के पूर्व जन्म के ही एक महत्वपूर्ण पात्र थे। बागेश्वर पहले पिथौरागढ़ जिले में ही शामिल था, फिर समय के साथ उत्तर प्रदेश का एक नया जिला घोषित किया गया। फिर उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। इस कारण नवसर्जित राज्य के लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब लोगों को ऐसे लगने लगा था कि जिस क्षेत्र में हैं अपने योगदान से अपने राज्य का नाम कर सकते हैं। इसी क्रम में अब तक बागेश्वर से बाहर निकलकर दूर पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो अपेक्षाकृत कम रहती थी, उसमें एकदम से जबरदस्त बढ़त दर्ज की जाने लगी। राज परिवार से संबंध रखने वाले महेंद्र मोहन सिंह के 3 बच्चे थे। शंकर सिंह और हिमगिरी सिंह नाम के 2 बेटे और राधा नाम की इकलौती बेटी थी, जो पूरे परिवार की बेहद लाडली थी। राधा जैसा उसका नाम था वैसा ही रंग भी उसने पाया था। उसे जो चाहिए होता वह प्यार से जिद करके मनवा लेती थी। सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरे गांव में उसके जैसी कोई नहीं थी। और यह बात भी थी कि पूरे गांव में महेंद्र मोहन सिंह का बहुत मान सम्मान भी था। ऐसा मान सम्मान मिलने के कारण भी थे, वह वक्त जरूरत पड़ने पर हमेशा गांव वालों की भरपूर सहायता किया करते थे। जरूरत चाहे पैसे रुपए की हो या अपनी मेहनत से किसी का कोई कार्य करना या करवाना हो, वह हमेशा सहायता करने को तैयार रहते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग और जानकार लोग उनको भविष्य के एक साफ सुथरी छवि वाले नेता के रूप में अपना प्रतिनिधि मानते थे। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। राधा ने उसी वर्ष 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और अब आगे की पढ़ाई के लिए राजस्थान जाने की जिद ठान ली थी। पहले तो घर से इतनी दूर बाहर जाकर पढ़ाई करने की बात का उसकी माँ रानी ने कड़ा विरोध किया, लेकिन फिर राधा के आंसू और उदास चेहरे ने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया। राधा बहुत कोमल स्वभाव की चंचल और महत्वाकांक्षी लड़की थी। अच्छे प्राप्त अंक होने के कारण ढंग से विद्यालय में प्रवेश पाने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन पहाड़ों पर बसे छोटे शहर की लड़की होने के कारण उसके स्वभाव और व्यवहार में एक संकोच और भोलापन झलकता था। बचपन से खुले माहौल और बड़े शहर में रहने वाले बच्चों के अपेक्षाकृत जल्दी और ढेर सारे मित्र बन गए थे। राधा चुपचाप अकेली बैठी रहती थी। कभी कभार उसे पछतावा होता कि अच्छा होता वह उत्तराखंड के किसी शहर में रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई करती। यहाँ जयपुर का माहौल बागेश्वर से हर मामले में अलग था। यहाँ तक कि बोलचाल और जलवायु में भी बहुत अधिक अंतर था। अभी वह किसी तरह खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी कि फर्स्ट टर्म परीक्षाओं की डेट घोषित हो गई और वह पढ़ाई लिखाई में लग गई। कुछ दिन बाद परीक्षाएं शुरू हो गईं और फिर 1 सप्ताह के अंदर अच्छी तरह से संपन्न भी हो गईं। पढ़ाई लिखाई में तो राधा अच्छी थी, इसलिए अच्छे प्रदर्शन से कक्षा में उसकी धाक जम गई। अब और दूसरे बच्चों का उसकी ओर ध्यान आकर्षित हुआ और धीरे धीरे
दूसरे बच्चों से उसकी दोस्ती होने लगी। इस तरह करके पहला वर्ष निकल गया। अब राधा 12वीं में आ गई थी। गर्मी की छुट्टियां हुई और वह बागेश्वर में अपने घर वापस आई। वहां जाकर अपने घर में उसे बहुत परिवर्तन दिखाई दिया। ऐसे लगा जैसे कोई बात उससे छुपाई जा रही थी। अब उसके पिता अक्सर आराम करते रहते, पर माँ कुछ दुखी दुखी सी उसके पास ही रहती थी। घर में अब पहले जैसा उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि पूरे 10 महीने बाद घर लौटकर राधा वापस अपने घर आई थी, क्योंकि उसे गए हुए पूरे 10 महीने हो गए थे। राधा कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन बाबा अब पहले की तरह एक्टिव नहीं रहते थे और ईजा यानी पहाड़ी लोग माँ को ईजा कहते हैं, उसको देखकर खुश तो हुए, पर अगले ही क्षण चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। अब उसके शंकर दादा यानी बड़े भाई को गांव वाले घेरे रहते थे, खास तौर पर वे लोग जिनको सरकारी कामकाज करवाना होता था। बाबा को तेज बुखार और खांसी का रोग हो गया था। सरकारी अस्पताल की दवाओं से और घरेलू उपाय और वैद्यराज की दवाओं से कुछ आराम होने लगा था। ऐसे लगता था सारा कामकाज दोनों भाई लोगों को सौंपकर बाबा और ईजा निश्चिंत हो गए हैं। राधा की छुट्टियां समाप्त होने वाली थी, लेकिन घर का गंभीर वातावरण देखकर उसका जयपुर में आकर पढ़ाई करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। पर ईजा और बोजू यानी भाभी ने समझाया कि वह फाइनल ईयर है, अच्छे से जाकर पढ़ाई लिखाई करो, बाबा कुछ दिनों में पहले जैसे हो जाएंगे। छुट्टी खत्म होते ही राधा को वापस जयपुर आना पड़ा। वह शुरू में उदास बैठी रहती थी, फिर धीरे धीरे हॉस्टल, पढ़ाई लिखाई, सहेली सब में व्यस्त हो गई। घर में कभी कभार फोन करके हालचाल पूछ लेती। उधर अक्सर नेटवर्क की समस्या रहती थी। यह बात बिल्कुल सही थी कि उसके अधिकतर दोस्त आसपास के गांव या शहर के थे। इतनी दूर आकर कोई पढ़ाई नहीं कर रहा था और न ही किसी के घर पर पारिवारिक माहौल उसके घर जैसा था। उसे अपनी बात बताने में भी संकोच होता था, और जब वह बता भी देती तो उसके साथी उतनी गंभीरता से समझ नहीं पाते थे। शायद वह उम्र ही ऐसी थी। माधव सिंह भी उसके साथ ही पढ़ाई कर रहा था, जो सबसे अधिक तो वह राधा की परेशानी और चिंता भांप लेता था। हालांकि उसको छात्रवृत्ति मिलती थी, इस कारण उसकी भारी भरकम फीस नहीं जमा होती थी। वह अपेक्षाकृत गरीब परिवार का होनहार बेटा था और अपनी काबिलियत के कारण उसको इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करने का अवसर मिला था। कॉपी, पुस्तक, नोट्स का आदान प्रदान तो पहले साल भी हुआ था, लेकिन अब माधव कभी कभार पढ़ाई लिखाई में राधा की सहायता भी कर देता था। फलस्वरूप राधा बिना किसी कोचिंग संस्थान में गए हुए भी अच्छे अंक हासिल कर रही थी। माधव और राधा के बीच न जाने कब प्यार का जो अंकुर फूट गया। वह जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने के सपने देखने लगे। अब एक साथ बैठकर बातें करना, कभी घूमने फिरने चले जाना उनका लगभग रोज का काम हो गया था। माधव का घर पास के गांव में था। वह हॉस्टल में नहीं रहता था। उसके पिता ने उसके आने जाने के लिए एक सेकंड हैंड बाइक लेकर दे दी थी। वह बाइक राधा और माधव के प्यार की सच्ची गवाह थी। इस बात से दोनों अच्छी तरह वाकिफ थे और भिन्न भिन्न सामाजिक स्तर और जातिगत भिन्नता होने के कारण उनके घर वाले कभी राजी नहीं होंगे, फिर भी प्रेम में सब वर्जनाएं मानी जाती हैं। एक दिन वह लोग जब फिल्म देखने के लिए गए तो माधव के गांव के किसी व्यक्ति ने देख लिया और माधव के घर खबर कर दी। खूब हंगामा हुआ, लेकिन माधव की फीस छात्रवृत्ति से भरी जा रही थी, इसलिए पढ़ाई बंद नहीं कर पाए। बाकी डांट फटकार कर और राधा से दूर रहने की सख्त हिदायत दी। इधर 2 दिन तक माधव कॉलेज नहीं आ पाया तो राधा के बुरे हाल हो गए। वह अपनी पक्की सहेली पारुल के साथ माधव के गांव जाकर आने की जिद कर रही थी, ताकि माधव के न आने का कारण पता चल सके। 2 दिन बाद जब माधव कॉलेज आया तब राधा की जान में जान आई। तब माधव ने राधा को अच्छी तरह से समझाया कि वह कभी भी इस तरह के विषय में पूछताछ करने के लिए उसके गांव ना आए, चाहे माधव को कितने ही दिन हो जाएं, नहीं तो उन दोनों की जान पर बनाएगी। ऐसी बातों को लोग अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखने लगते हैं और फिर वे अपने हाल बताने लगे। माधव और राधा झील के किनारे बैठकर बातचीत कर रहे थे। माधव कह रहा था कि यह सारी गलतफहमी पारुल के दिमाग की उपज है। वह बहुत खुरापाती है। यह तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा पारुल नहीं भरा है राधा, उसको तो मैं बताऊंगा। यह उसका जिंदगी भर का सबक होगा। बस बहुत हो गया। तब
जो राधा बोली, खबरदार, जो पारुल को कुछ कहा, उसने ऐसी कोई बात नहीं की जो उसको सबक सिखाने की जरूरत हो। और भी तो हमारी कक्षा में हैं, लेकिन किसी ने भी कुछ भी नहीं पूछा। क्यों परेशान हो? यह पारुल ही थी जो हर तरह से हमारा साथ देने को तैयार थी। वे लोग समझदार हैं, किसी के मामले में बोलने से पहले सोच विचार करते हैं राधा, हर फैसला दिल से नहीं लेते। राधा बोली, तुम्हारा मतलब दिल से फैसला लेने वाले समझदार नहीं होते? वह बोला, नहीं, मैंने ऐसे कब कहा? तब राधा बोली, माधव, हर बात सीधी नहीं कही जाती। राधा माधव को माधव ही बुलाती थी। तब राधा कहने लगे, हम पहाड़ वाले तुम समझदार लोगों से लाख गुना अच्छे हैं। हम अपने भीतर बैठी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं। मैं गलत थी जो तुमको अपने जैसा समझ बैठी, सॉरी। और राधा उठकर टहलने लगी। माधव बोला, यह आज कैसी बातें कर रही हो राधा? मेरा यह मतलब नहीं था। और सॉरी क्यों? तो वह बोला, आओ इधर बैठो, मैं बताऊंगा कि क्यों मैं इस तरह की तुमको गांव आकर मेरे बारे में पूछताछ करने से मना करता हूँ। अब माधव पहले की गंभीरता का ज्ञान हुआ कि बिना बताए हुए गांव में रुक गया था, तो राधा बेहद चिंतित हो गई थी। इसलिए शायद पारुल ने गांव में जाकर आने की बात कही होगी, लेकिन वह भी क्या करता, गांव में अकारण ही नहीं रुका था। खेत में सिंचाई की बात और मेड़ बांधने की बात को लेकर भगत सिंह और उसके बाबा हंसदेव सिंह में कहा सुनी हो गई थी। बात तो मैं से बढ़कर मार पिटाई तक पहुंच गई थी। पता नहीं किसने थाने में रिपोर्ट कर दी थी, जबकि बात इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। पुलिस ने मामले को रफा दफा करने के लिए दोनों पक्षों से 2-2 हज़ार रुपये रख लिए और चेतावनी दी कि गांव का माहौल बिगड़ा तो दोनों को बंद कर दिया जाएगा। पुलिस भी क्या करे, गांव में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं कई बार बड़े झगड़ों का कारण बन जाती है। परिणाम स्वरूप चोरी चुपके खड़ी फसल या झोपड़ी में आग लगा देनी जैसी अन्य कोई हिंसक घटना घट जाती। उसके बाद गांव में स्थानीय छुटभइये नेता लोग अपना दमखम दिखाते और बात का बतड़ंग बनाकर और भी बड़ी घटना की पृष्ठभूमि तैयार की जाती। इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से मामला दबाने की कोशिश की थी। 2 दिनों में वही अपने बाबा के साथ दौड़ भाग करता रहा था। यह सारी बात उसने सिलसिलेवार राधा को कह सुनाई। राधा भी समझदार थी। पूरी बात जानने के बाद उसे भी एहसास हुआ कि माधव के विषय में उसका इस तरह से गांव जाकर पूछताछ करना बिल्कुल ठीक नहीं लगता। राधा और माधव ने आपस में बातचीत करके सुलह कर ली। राधा की जो बातचीत बागेश्वर में उसके घर वालों से हुई थी वह बता दी। उसके बड़े दादा शंकर सिंह को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था। बागेश्वर में भी कॉलेज बन रहा था। 12वीं कक्षा के बाद शायद वह बागेश्वर में ही पढ़ाई करेगी। राधा ने ऐसी आशंका जताई। अब माधव को समझ आने लगा क्यों राधा उससे यह पूरी बात बताए जाने के लिए बेचैन थी। राधा प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से संबंध रखती थी और उसके परिवार के सामने माधव कहीं टिकता भी नहीं था। माधव अपनी आर्थिक और सामाजिक दशा में भले ही कमतर हो, लेकिन वह एक होनहार, मेहनती और नौजवान था और राधा से बिना किसी लालच या दिखावे के सच्चा प्यार करता था। राधा भी उसकी दीवानी थी। अब राधा और माधव का प्रेम परवान चढ़ रहा था, लेकिन इस बात से वे लोग अच्छी तरह परिचित थे कि उनके मिलने की राह कांटों भरी है। यह भी लगभग तय था कि 12वीं की परीक्षा देकर राधा वापस चली जाएगी। माधव का भविष्य भी अनिश्चित था कि वह 12वीं के बाद क्या करेगा। किसी ढंग के कोर्स में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना उसके लिए कोई कठिन काम नहीं था, लेकिन उस कोर्स की फीस भरना कठिन काम था। माधव की 12वीं तक की पढ़ाई लिखाई छात्रवृत्ति मिलने के कारण संपन्न हो रही थी। वह अपने प्रेम की मंजिल दोनों के परिवार वालों की रजामंदी से उसका विवाह हो जाना मानते थे, लेकिन अपने परिवार वालों के विषय में बातचीत करने से पहले माधव अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहता था ताकि उनके घर वाले उन लोगों के विवाह के लिए राजी हो जाएं। इसी क्रम में माधव ने NDA की परीक्षा का फार्म भर दिया। राधा अपने घर हर सप्ताह छुट्टी में जरूर बात करती थी, क्योंकि तब छुट्टी के दिन एक साथ सबसे बातचीत हो जाती थी। उत्तराखंड में चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी थी। जिन दिनों उत्तराखंड में चुनाव होने थे उन दिनों राधा की 12वीं की परीक्षाएं होनी थी, इसलिए उस दौरान उसके लिए बागेश्वर जाकर मतदान करना भी नामुमकिन था, जबकि इस चुनाव में उसको पहली बार मतदान करने का अवसर प्राप्त होने वाला था। राज्य में आचार संहिता लागू हो चुकी थी। राधा के लिए सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर शंकर सिंह ने बागेश्वर आने पर रोक लगा दी थी कि परीक्षा समाप्त होने के बाद
जब स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी तब वह आए या फिर अभी जयपुर से बागेश्वर लौट आए। अगले साल कभी संभव हुआ तो वह 12वीं की परीक्षा पास कर लेगी। वैसे वह जयपुर अपनी मर्जी से अपनी जिद पर गई थी। राधा ने 12वीं की परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर रखी थी। उसने तुरंत वापस बागेश्वर लौटने से मना कर दिया। पढ़ाई के अलावा उसकी माधव को छोड़कर वापस जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। वह तो खुद चाहती थी कि वह 12वीं की परीक्षा और चुनाव आदि की तिथि और आगे खिसक जाए ताकि वह माधव के साथ रह सके। हालांकि वह सब अस्थायी विकल्प थे, पर उस समय कोई दूसरा समाधान उसको सूझ नहीं रहा था। माधव जितनी बार अपने घर में राधा की बात शुरू करता, मारपीट और समझाइश का दौर शुरू हो जाता था। राधा तो फोन से ही अपने घर में माधव के विषय में बताने के लिए उचित अवसर खोज रही थी। माधव के गांव के केतन नाम का एक व्यक्ति था जिसको सब चाचा कहकर संबोधित करते थे। वह कोर्ट कचहरी के मामलों का अच्छा जानकार था, शायद किसी वकील के ऑफिस में काम करता था। उसने राधा के साथ माधव को कई बार देखा था। माधव जब कॉलेज से अपने घर आता था तब अक्सर वह माधव की बाइक पर बैठकर चला जाता था। इतनी बातचीत तो एक ही गांव के रहने सहने के कारण सामान्य कही जा सकती थी। एक दिन केतन बोला, अरे माधव, तू उस लड़की को कैसे जानता है? वह अपने राजस्थान की तो लगती नहीं है, कहाँ की है? तब जो माधव बोला, क्यों पूछ रहे हो चाचा आप? तब केतन बोला, बेटा किसी झंझट में ना पड़ना, लेकिन उसको कैसे जानते हो? बड़े अरमान है तुम्हारे माता पिता के। तब वह कहने लगा, माधव, हाँ चाचा, वह राधा है, उत्तराखंड राज्य से है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तब वह चाचा कहने लगा, क्या कह रहे हो? यह सब छोड़ो बेटा। तब जो माधव कहने लगा, अब तो ना छूटेगा यह साथ चाचा। तब वह कहने लगा, ऐसा गजब ना करो भैया, जीते जी अपने परिवार को आग में न झोंको। हमें तो लगता है कि कुछ तुम बता रहे हो तो बात तो उससे भी बहुत बड़ी है। अभी कानों कान किसी को खबर ना होने पाए जब तक मैं ना बोलूं। मेरे अलावा किसी को भी कुछ मत बताना। अभी नहीं बताए तो कि बता दिए हो? केतन चाचा ने पूछा। तो माधव बोला, नहीं चाचा, किसी ने पूछा नहीं तो कैसे बताएं? तब केतन बोला, कल दोनों आकर माथुर साहब के ऑफिस में हमसे मिलो, देखो क्या हो सकता है। ऐसा बोलने के साथ माधव को अपने कार्यालय का पता वह बताने लगा। माधव ने राधा को फिर केतन से हुई मुलाकात और बातचीत के बारे में बताया। यह सब देख सुनकर राधा और माधव बहुत चिंतित हो गए, लेकिन ये सारी बात बताने के बाद क्या करना सही रहेगा, यह बताने वाला भी कौन है, यह बात भी समझ नहीं आ रही थी। फिर दोनों ने आपस में तय किया कि वो केतन ने जहाँ बुलाया है वहाँ जाकर मिल लेने में कोई बुराई नहीं है। राधा ने फिर बागेश्वर में अपने घर फोन लगाया। शंकर सिंह और हिमगिरी दोनों भाई उसके बहुत व्यस्त थे। बाबा और ईजा ने सिर्फ हालचाल पूछे। राधा के बैंक खाते में हिमगिरी सिंह ने पैसे ट्रांसफ़र किए या नहीं, क्योंकि बाबा को चिंता हो जाती थी कि राधा घर से इतनी दूर रहकर पढ़ाई लिखाई कर रही है तो वक्त ज़रूरत के लिए हाथ में पैसा होना ज़रूर चाहिए था। राधा ने अपनी और माधव की बात बताने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो लोग कुछ समझ नहीं पाए। वैसे भी बाबा और ईजा का खान पान अब सब उनकी उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर वैदराज बताए गए समय पर होता था, जो वैदराज जी ने समय बताया था। तो उनके भोजन का समय हो रहा था। बड़ी बोजू यानी भाभी बड़े दादा के साथ किसी काम से देहरादून गई थी। छोटी बोजू भी सब बच्चों को बड़े वाले के और अपने खुद के बच्चों को संभालने में अलग अलग व्यवस्थाएं थी। तो उन्होंने राधा की बात ढंग से सुने बगैर ही हाँ हाँ कर ली और ऐसे कहकर टाल दिया। कुछ नेटवर्क की समस्या तो रहती ही थी। छोटे दादा और छोटी बोजू पूरी बात ढंग से सुन और समझ नहीं पाए। जो राधा करेगी ठीक ही करेगी, ऐसा विश्वास तो था ही, तभी तो उन्होंने इतनी दूर पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेज दिया था। सीधे साधे पहाड़ी लोग, सहज विश्वास रखने वाले, शांत और अपने में खुश रहने वाले लोग थे। वे राधा ने कई बार अपनी बात बताने की कोशिश की, लेकिन वह लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। ऐसा नहीं था कि राधा या माधव किसी तरह की कोई चतुराई कर रहे थे। वो लोग एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते थे और साथ में जीवन व्यतीत करना चाहते थे। जब कोई प्रेम में होता है, चाहे प्रेम भगवान से हो या किसी व्यक्ति से, लेकिन जब मन में सच्चे प्रेम की भावना जागृत होती है तो मन निर्मल हो जाता है, और इतना अधिक निर्मल कि यदि सामने वाला उसके साथ कोई चतुराई भी करे तो वह जल्दी भांप नहीं पाते।
और हर व्यक्ति के प्रति उदार रवैया होने के कारण सहज सरल हृदय से सब पर भरोसा करने लगते हैं। वे लोग एक दूसरे से प्यार करते थे और विवाह करना चाहते थे और घर वालों की सहमति भी चाहते थे। साथ में दोनों यह बात भी अच्छी तरह जानते थे कि उनके घर वाले आसानी से उनकी बात नहीं मानने वाले हों। वैसे अगर ऐसी वास्तविक स्थिति समझ रहे थे तब वे गलत भी नहीं थे। उनकी यही बात शायद केतन को भी समझ आ गई थी, इसलिए उसने अगले दिन उन दोनों को एडवोकेट माथुर के ऑफिस बुलाया था। एडवोकेट माथुर के ऑफिस में वे लोग केतन के द्वारा बताए गए समय पर पहुंच गए। कोर्ट परिसर में बना हुआ ऑफिस बाहर से देखने में कोई खास नहीं था, लेकिन भीतर दैनिक सुख सुविधा की सब वस्तुएं मौजूद थीं, जैसे फ्रिज, एसी, टीवी के साथ साथ इंडक्शन और कुछ बर्तन आदि भी थे। लैपटॉप और डेस्कटॉप तो कई सारे थे। बाहर की तरफ बैठकर जैसा था वहाँ पर सेंटर टेबल, महंगा सोफा सेट और अच्छी कुर्सियाँ थीं। कुछ अंदर की ओर एक सोफा कम बेड भी पड़ा था। मतलब नींद लगने पर यहाँ पर कोई सो भी जाता होगा, या वहाँ पर ऐसा ऑफिस देखकर राधा और माधव को ऐसा ही लग रहा था। दोनों ने इसी हास्य से एक दूसरे की ओर तनिक हैरानी से देखा। अच्छी खासी किसी के रहने लायक सुविधाजनक जगह थी। हालांकि बैठने और आराम करने के सारे इंतजाम होने के बावजूद माथुर के ऑफिस में बहुत बेतरतीबी लोग से बैठे हुए थे। कुछ लोग खड़े हुए थे अपनी बारी के इंतजार में। लगभग सबके पास कोई ना कोई कागज बैग था। राधा और माधव केतन के कहने पर इधर जरूर आ गए थे, लेकिन अब उनको डर लग रहा था यहाँ तक आकर उन्होंने सही किया या गलत। अभी वह लोग डरे हुए बैठे ही थे कि कांच के साफ सुंदर गिलास में पानी लेकर पियन खड़ा हो गया। माधव ने जाने क्यों यह देखकर घबरा कर खड़ा हो गया। तभी केतन के इशारे से अपने साथ माथुर साहब के केबिन में आ जाने के लिए कहा। जब राधा और माधव वहाँ पहुँचे तब इन लोगों को वहीं सोफे पर बैठकर जो अंदर केबिन में वह चला गया। कुछ देर बाद केतन ने आकर राधा और माधव से कहा कि जब उन लोगों को अंदर केबिन में बुलाया जाए तभी वह लोग जाएं और जो कुछ उनसे पूछा जाए उसका सही सही जवाब दें। उन लोगों को ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्दी ही उनको केबिन के अंदर बुला लिया गया। केबिन भी सुरुचिपूर्ण ढंग से सुसज्जित था। बहुत सारे सर्टिफिकेट, अवार्ड सुंदर फ्रेम में शेल्फ में सजे हुए थे। केबिन में घुसने के साथ ही आगंतुकों के बैठने के लिए सामने आरामदायक कुर्सियां रखी हुई थी। उसके बाद बड़ी सी टेबल थी जिस पर सुंदर ताजे फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ था। उस टेबल के उस पार एडवोकेट साहब बैठे हुए थे। उन्होंने नाम, पता और जन्मतिथि के विषय में पूछताछ करने के बाद उन दोनों को केतन के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस भेज दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस में केतन ने एक फार्म भरने के लिए दिया और इंतजार करने के लिए बाहर बैठ जाने को कहा। कुछ देर बाद केतन आया और कहने लगा, भारतीय कानून के अनुसार तुम लोगों को अब कोई अलग नहीं कर सकता। तुम दोनों बालिग हो। महीने 1.5 महीने बाद फिर से आकर कुछ और औपचारिकताएं करनी होंगी। उसके बाद सबको अपनी शादीशुदा होने की बात बता सकते हो। उसके बाद कब तुम लोगों को आना होगा वह मैं बता दूंगा। केतन ने जो कुछ भी करवाया था ऐसा तो राधा ने सोचा भी नहीं था। अब उसको माधव के ऊपर भी गुस्सा आने लगा। क्या माधव उसके साथ कोई चतुराई कर रहा था? यह केतन चाचा कौन है? अब उसे सब पुरानी बातें याद आने लगी कि जब उसने जयपुर के राजस्थान कॉलेज में पढ़ने के लिए जिद की थी तब उसको मनाने के लिए उसका परिवार रोज़ नए नए तरीके अपनाता था, लेकिन फिर भी उसकी खुशी के लिए वो लोग एक दिन मान गए थे और यह बाबा और ईजा के साथ यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने के लिए आ गई, जबकि वह कभी अकेली नहीं रही थी। कहीं आज जो वह लिखा पढ़ी करके आई है कुछ गलत तो नहीं कर बैठी? राधा को अब बहुत उलझन हो रही थी। उधर माधव को भी लग रहा था कि केतन ने उनको अभी अपने घर में बताने को मना किया है। अपने घर वालों से इतनी बड़ी बात छुपाकर वह गलत कर रहा है। उसे अभी रजिस्ट्रार ऑफिस में फार्म भरकर आने की बात अखर रही थी। अब उसको लग रहा था कि इतना सब करने से पहले उसको अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। अभी इसी सोच विचार में ही जो माधव पड़ा हुआ था कि राधा का मैसेज आया। वह सवेरे 6 बजे मौली माता के मंदिर के पास वाले पार्क में आकर मिले। मन में उसने सोचा पहले माता के दर्शन करके तब माधव से मिलने जाएगी। दोनों की रात करवटों में कटी।
सवेरे 5 बजे राधा स्नान आदि करके पूजा पाठ करके आने के लिए तैयार होने लगी। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन था, इस कारण उसका उपवास भी था। यह उपवास तो माधव भी करता था। वह भी मौली माता के मंदिर के पास जाने की बात से मंदिर में दर्शन करने की इच्छा भी जाग गई। दोनों अपना अपना मंतव्य लेकर मंदिर के लिए निकले और सवेरे अभी मंदिर में जब राधा पहुंची तब उतनी भीड़ भाड़ भी नहीं होने पाई थी। नहीं तो नवरात्रि में मंदिर में पैर रखने को इंच जगह भी नहीं मिलती थी, इतने दर्शनार्थी होते हैं। राधा ने देवी माता के दर्शन किए और जैसे ही बाहर निकलकर परिसर में पहुंची तो सामने माधव आ रहा था। वहीं उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में माधव ने आश्वासन दिया कि वह देवी माँ के दर्शन करके अभी वापस आकर मिलता है। परिसर में ही बाहरी सीढ़ियों पर बैठकर वह माधव का इंतजार करने लगी। तभी कॉलेज के और लोग आते जाते दिखाई पड़ने लगे। जब माधव दर्शन करके आया तब तक काफ़ी भीड़ बढ़ गई थी। राधा और माधव पार्क की ओर चले गए। वहाँ सैर करने वाले, व्यायाम करने वाले, हेल्थ ड्रिंक्स वाले और लाफ्टर क्लब वाले लोगों ढेर लोग थे। पार्क में भीड़ भाड़ होने के कारण राधा और माधव अपने हमेशा की मनपसंद स्थान पर आ गए और वह स्थान झील का किनारा था। वह भी शायद उन लोगों की बाट जो रहा था। अंदरूनी उथल पुथल से व्याकुल लहरें एक बड़े किंतु सीमित स्थान पर हिलोरे मार रही थीं, बिल्कुल राधा और माधव के मन की तरह। वे लोग झील के किनारे बैठ गए। दोनों के मन में हलचल मच रही थी, लेकिन बात की शुरुआत कहाँ से की जाए, शायद दुविधा इस बात की थी। राधा ने कुछ देर इंतजार किया, शायद माधव कुछ बोलेगा। ऐसा ही कुछ माधव के मन में भी था कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो राधा रूठी हुई सी लग रही है। फिर बात करने के लिए बुलाया भी राधा नहीं है, इसलिए राधा कुछ बोल क्यों नहीं रही। इसी परेशानी में उसकी सर खुजाने जैसी मुख मुद्रा बन गई। तभी अचानक एक साथ दोनों बोल पड़े, क्या बात हो गई? हम लोग जो कर रहे हैं वैसा तो हमें किसी ने नहीं बताया था। कहते हुए माधव ने पास पड़ा छोटा सा गोल आकार का पत्थर झील के पानी की सतह से 2-3 बार छू कर निकलता हुआ उछाल दिया। यह कारगुजारी माधव का मनपसंद सगल था। जब वे लोग झील के किनारे बैठकर अपने मन की बात करते तो चाहे जितनी भी उलझन भरी बात हो, माधव यह कर दिखाता और राधा खुश हो जाती थी। वातावरण उनके प्यार की खुशबू से सरोबार होकर महक उठता था। हालांकि राधा भी झील में पानी की सतह को 2-3 बार छूकर जाने के लिए बहुत तैयारी से पत्थर उछालकर फेंकती, लेकिन पत्थर एक बार में झील के पानी में डूब जाता था, मानो वह पत्थर जानबूझकर झील में नीचे तल में छुपकर ठिठोली कर रहा हो। यह केतन चाचा से तुम कब मिले और अपनी बात बताने में डर नहीं लगा माधव तुम्हें? माधव बोला, मैं तो बहुत डर रहा था, लेकिन वे सारी बातें पूछ रहे थे तो मैं बताते चला गया। राधा बोली, चाचा बार बार पूछ रहे थे तुम लोगों का प्रेम सच्चा है, मैं झूठ कैसे बोल देता? राधा बोलो, राधा क्या तुम डर गई? भरोसा इतना ही था अपने माधव पर? राधा बोली, नहीं माधव, मैं कहीं नहीं डरी। फ़ोन पर भी घर में बताए जाने पर बोजू ने कुछ नहीं कहा, ना हंसी मजाक ना ठिठोली। मैं तो इकलौती हूँ, पता नहीं सब बातचीत बराबर समझ पाई कि नहीं। मेरी ईजा तो घर में महारानी जैसी रहती है, सिर्फ उनका नाम रानी है ऐसा नहीं है, वह सचमुच की रानी है। पूरे गांव में सबकी ज़रूरत समझने वाली परी रानी है मेरी माँ। मेरी रानी क्यों रूठी हुई थी आज सवेरे? माधव बोला। तब वह बोली, जज साहब से बोलूँगी, यह गलत सवाल है, कहकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। कुछ देर बाद वे लोग वापस लौट आए। केतन ने माधव और राधा को बताए गए समय पर आने के साथ अपनी सहेली या दोस्त को लेकर आने को कहा था। राधा और माधव के जो घनिष्ठ मित्र थे वे राधा और माधव की प्रेम कहानी से अच्छी तरह परिचित थे, इसलिए उनको प्रेम के नए अध्याय के बारे में बताना जरूरी था। लेकिन कॉलेज प्रशासन को इस बात का कानो कान जानकारी ना होने पाए और ये जरूरी बात थी, नहीं तो परीक्षा के पहले ही ना जाने कौन सा हंगामा खड़ा हो जाए। फिर भी ऐसी बातें छुपाए जाने से कब छुपती हैं। अब उनकी कक्षा में और लोग पार्टी मांगने लगे थे। इस सब की तैयारी में परीक्षा समाप्त होने के बाद शहर के दूसरे छोर पर स्थित माधव के दोस्त सचिन के पहचान वाले कौटिल्य कोचिंग संस्थान में शिक्षण कार्य की बात भी पक्की हो गई थी। अभी परीक्षा होने में 1 सप्ताह का समय था। माधव अपने गांव किसी शहर की ओर आ रहा था।
तभी उसने देखा कि रेलवे लाइन के पार जो खेत है वहाँ पुलिस वैन सहित बहुत से लोगों की भीड़ लगी हुई है। माधव भी वहाँ भीड़ लगने का कारण जानने के लिए उसी ओर बढ़ गया, लेकिन वहाँ का दृश्य बहुत भयभीत कर देने वाला था। वहाँ पर एक बाइक और पलटी हुई पड़ी थी और आदमी की लाश थी जिसकी पीठ ऊपर की ओर थी और जिस पर गोली लगने का घाव जैसा बन गया था। उसमें से अभी भी निकलता हुआ खून उस व्यक्ति की सफ़ेद शर्ट को भिगोए जा रहा था। शायद अभी कुछ देर पहले ही उसको गोली मारी गई थी, क्योंकि अभी खून का निकलना बंद नहीं हुआ था। अचानक माधव का ध्यान उस व्यक्ति की बाइक की ओर गया। उसे देखकर माधव को सब कुछ घूमता हुआ नजर आया। घबराते हुए सबसे पहले उसने उस घायल व्यक्ति की गर्दन पर हाथ रखकर देखा, जहां पर उसके जीवित होने का कोई चिन्ह नहीं मिला। माधव ने एक इंसान की मदद से उसको सीधा कर दिया। सीधा करने के साथ जैसे उसका चेहरा सबके सामने आया, लोगों की आवाज़ें आने लगी और काफ़ी सारे लोग उसको पहचान भी चुके थे। वह कोई और नहीं था, वह केतन ही था जिसको किसी ने गोली मार दी थी। जितने लोग उतनी बातें उतनी अटकलें। एक जागरूक व्यक्ति ने पुलिस को सूचित कर दिया था। कुछ लोग बात करते हुए घटनास्थल से दूर जाने लगे थे। माधव और उसकी तरह के कई लोग जो वहीं रुक गए थे। ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। पुलिस की वैन आ गई और पुलिस वाले अपनी औपचारिकताएं पूरी करने लगे। माधव और उसके साथ जो दूसरे जो लोग रुके थे वे माधव के गांव के ही थे। पुलिस सबसे पूछताछ कर रही थी। सब किसी ने किसी समस्या से घिरकर केतन के पास पहुंचे थे और केतन ने अपने हिसाब से सबको कोई ना कोई समाधान बतलाया था। पुलिस वालों ने वहां उपस्थित सब लोगों के नाम लिख लिए थे ताकि आगे की कार्रवाई के लिए जवाब तलब किया जा सके। माधव और राधा को अब किसी तरह से मार्गदर्शन की किसी और की उम्मीद नहीं रह गई थी। इधर परीक्षाएं भी सर पर आ गई थी। सब अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे हुए थे। इधर परीक्षाएं समाप्त हुईं और कोर्ट पहुंचने की तारीख नज़दीक आ गई। अपनी और अपने मित्रों से मिली जानकारी के अनुसार माधव और राधा ने तैयारी कर रखी थी। निश्चित तिथि पर कुछ अपने दोस्त लोगों की उपस्थिति में कोर्ट मैरिज संपन्न हो गई। वैदराज, मोहित कुमार और रत्ना के पूर्व जन्म की यह कहानी एक दूसरे के सहयोग से बातचीत करते हुए पंडित शास्त्री जी और पंडित राजनारायण शास्त्री जी सहित पूरे परिवार की उपस्थिति में सुनाई। रत्ना इस वार्तालाप में अपने पिछले जन्म की कोई छोटी से छोटी बात भी नहीं भूली थी। वैदराज, मोहित कुमार बहुत ताज्जुब में थे। रत्ना शकल और सूरत में राधा से भले ही रत्ती भर भी ना मिलती जुलती हो, लेकिन रत्ना को बागेश्वर का बारीकी से बारीक वर्णन याद था। अब बड़े और छोटे शास्त्री जी रत्ना को बिना कुछ बताए वैदराज के साथ बागेश्वर जाकर सब कुछ पता करने की तैयारी कर ली। 2-4 रोज बाद उन लोगों को घर से निकलना था। सब तैयारी वे कर चुके थे। हाँ, एक बात और, जब से रत्ना ने अपने पिछले जन्म राधा वाले रूप के विषय में सबको सब कुछ बताया था, तब से वह कुछ खुश रहती थी। हालांकि तुलसा देवी उसको कई बार बोल देती थी, चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम भी कुछ का कुछ कहने लगो रत्ना, लेकिन मैं तुमको अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। हम सब जान दे देंगे, लेकिन बागेश्वर जाने से तुमको रोक लेंगे। जवाब में रत्ना हंस देती या छोड़ो भी कहकर चल देती वहाँ से, या कभी रत्ना मुस्कुराते हुए प्यार से अपनी तुलसी दादी के गले में बाहें डाल देती और गले में लटक जाती। रत्ना भी छोटी नहीं रह गई थी। कुछ देर लाड में उसी अवस्था में खड़े या बैठे रहने के बाद तुलसा देवी प्यार भरी डांट लगाते हुए कहती, अब छोड़ो ना रत्ना, और गिरा देगी क्या अपनी दादी को? और खुद तो ताड़ वृक्ष जैसी बढ़ गई है, लेकिन अकल कहाँ छुपा कर आई है। रत्ना और वैदराज, मोहित कुमार ने शास्त्री जी के परिवार के सामने रत्ना के पूर्व जन्म राधा और माधव के मिलन की जो कहानी सुनाई थी। शास्त्री जी के परिवार के लिए रत्ना को अपना पूर्व जन्म इतना स्पष्ट रूप से याद रह जाने वाली बात किसी चमत्कार से कम नहीं लग रही थी। इसलिए उनके द्वारा इस सत्य बात पर तुरंत विश्वास कर लेना या इस सत्य को स्वीकार कर लेना बहुत कठिन था। वे लोग ना जाने क्यों स्वयं को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे। शास्त्री जी ने बागेश्वर जाकर महेंद्र मोहन सिंह जी के परिवार से मिलने के लिए कह तो जरूर दिया था, लेकिन उनके सामने बहुत दुविधा थी कि कहीं वे लोग रत्ना को मांगने न लगें या किसी अन्य प्रकार से रत्ना को हथियाने या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगें। तब तो जानबूझकर अपने लिए मुसीबत मोल लेने जैसा हो जाएगा। इसी कारण शास्त्री जी बहुत चिंतित थे। उनकी नींद भी कोसों दूर थी। अब शास्त्री जी राजेंद्र प्रसाद उठकर
बैठ गए। बैठक में वे पढ़ाई लिखाई और पोथी पत्रा का काम करते थे। नींद आने पर वही कमरा उनके सोने का स्थान बन जाता था। आज तो रत्ना और वैदराज मोहित की बातों ने उनकी नींद को और भी पीछे धकेल दिया था। अचानक उनको सुलोचना की बहुत याद आने लगी। बहुत अकेलेपन का अनुभव हो रहा था उनको। तभी बैठक की लाइट जलती देखकर तुलसा देवी उनके कमरे में आ गई और सामने पड़ी हुई आराम कुर्सी पर बैठ गई और बोली, क्या तुम भी नहीं सो पा रहे हो बेटा? तब राजेंद्र शास्त्री बोले तुलसी देवी की ओर देखकर कि और फिर कहने लगे, नींद नहीं आ रही अम्मा, तुम भी जाओ, सो जाओ, सवेरे बात करेंगे रत्ना से। रत्ना से क्या बात करोगे बेटा, जब कोई दवा इलाज नहीं न करवाओगे? रत्ना के पूर्व जन्म की कहानी के साथ हम लोग भी जी लेंगे, लेकिन रत्ना के बिना हम नहीं रह पाएंगे। और सुलोचना भी कहाँ भूले हैं हम उसे। जाना है तो जाओ बेटा बागेश्वर, शांत मन से जाओ, आसपास सबको चेता कर जाना, मेरी समझ से ठीक नहीं है। तब शास्त्री जी बोले, अम्मा अभी किसी और को कुछ बताने को क्या है रत्ना के पास, जब समय आएगा तब अपने आप पता चल जाएगा। अभी के जैसे पूछताछ करके क्या करना है। उसके साथ बहुत देर तक दोनों चुपचाप अपने अपने सोच विचार में मगन रहे। तब शास्त्री जी बोले, हाँ अम्मा, जैसा तुम कहो। तुलसा देवी अब निश्चित मुद्रा में कुर्सी से उठने को हुई। तभी रतन आकर तुलसा देवी के पास खड़ा हो गया और बोला, सुनो अम्मा, सुबह 4 बजे उठा देना, घड़ी का अलार्म आज बंद कर दिया है। तुलसा देवी भी उसके साथ अपने कमरे की ओर चल दी। अगले दिन सब लोग रोज की तरह ही व्यस्त कार्यक्रम रहा। इस पूरे प्रकरण की साक्षी तेज तर्रार अवनी भी अब आश्चर्यजनक रूप से शांत थी, जबकि आज शाम को उसको देखने लड़के वाले आने वाले थे। तुलसा देवी ने सुमन के साथ मिलकर घर को अच्छे ढंग से सजाया। संध्या काल में डोईवाल से तिवारी जी अपने परिवार के साथ शास्त्री जी के यहाँ पधारे। अवनी का रूप रंग हल्के पीले रंग की साड़ी में और भी अधिक निखर आया था। गले में पड़ी पतली सी सोने की चैन और माथे पर छोटी सी बिंदी, मात्र इतना ही श्रृंगार करने की तुलसी देवी ने अनुमति दी थी, जिसमें गले की चैन हमेशा से ही वह पहनती थी। पर इतने ही साज श्रृंगार में वाकई बहुत सुंदर लग रही थी। तुलसी देवी मेहमानों से बातचीत करने में व्यस्त थी। गौरी का इंटर स्कूल बैडमिंटन मैच था, वह वहाँ गई हुई थी। रत्ना बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी। उस समय वह अपनी एक पेंटिंग पूरी करने में लगी हुई थी, लेकिन हमेशा रसोई के कामों में मदद करने वाली अवनी को लड़के वाले देखने आ रहे थे। इसलिए रत्ना जानबूझकर जो सब कुछ छोड़कर रसोई घर में सुमन की मदद से चाय नाश्ता तैयार करने लगी। ललिता को अवनी के साथ लेकर जो बैठक में जाना था, ऐसा तुलसा देवी ने कह रखा था। वह अपनी रोज वाली वेशभूषा में थी, जिसमें उसने गहरे नीले रंग का सलवार सूट और बेबी पिंक कलर का दुपट्टा पहना हुआ था। पर उसके घने काले बालों की जो 2 मोटी मोटी चोटियां मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र थीं। डॉक्टर अनिल तिवारी अपनी पत्नी रीना और दोनों बेटों के साथ आए थे। सरकारी बैंक में कार्यरत अपने बड़े बेटे सुधीर के रिश्ते के लिए वे लोग अवनी को पसंद करने के लिए आए थे। साथ में उनका छोटा बेटा सतीश भी आया था। उसका उत्तर रेलवे की नौकरी के लिए अभी अभी चयन हुआ था। उनकी 2 बेटियां और थीं। बड़ी बेटी का विवाह हो चुका था, वह दिल्ली स्थित अपने ससुराल में थी। छोटी बेटी जो उनके साथ में आई थी, वह कक्षा 8 में पढ़ाई कर रही थी। सब लोग आपस में देश के मौजूदा हालात पर चर्चा कर रहे थे। तुलसा देवी ने रीना जी से जो आंवले के अचार की विधि पर बातचीत कर रही थी, तभी बड़े शास्त्री जी ने अपनी पत्नी से अवनी के विषय में पूछा। तब अपनी बातों में तल्लीन तुलसा देवी का ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ। तब वह अपने सर का पल्लू संभालते हुए उठने को हुई कि सामने गेट से जो रतन गौरी को साथ लेकर क्रिकेट खेलने के बाद वापस लौटकर आते हुए दिखाई दिया। उसको उसी हाल में बैठक में बुलाकर तुलसा देवी ने सबसे परिचय करवा दिया। रतन वहीं बैठक में बैठ गया और गौरी सीधे से अवनी को बैठक में आने की बात कहकर घर के अंदर भेज दिया। तिवारी जी के परिवार और खासतौर पर जो सुधीर अवनी को बहुत पसंद आ गई थी, यह बात तो वे लोग वहीं अपने घर जाते समय सामने बोल कर गए थे। इसलिए रत्ना के पूर्व जन्म की बातों के कारण जो चिंता थी वह कुछ हद तक कम हो गई थी।
तभी शास्त्री जी के फोन पर किसी की कॉल आने लगी। यह वास्तव में रीना जी की कॉल थी, जो तुलसा देवी से बात करने की इच्छुक थी। ऐसा सुनकर सबके चेहरे पर एक बार तो उतर गए, लेकिन उसने जब तुलसा देवी से हंस हंस कर बात होने लगी, तब सबके चेहरों पर छाया तनाव दूर हो गया। खैर, अधिक देर तक यह स्थिति नहीं रही। जब तुलसा देवी ने बताया कि अवनी के साथ साथ सतीश के लिए वे लोग ललिता का हाथ भी मांग रहे हैं, तब तो शास्त्री परिवार में दुगना उत्साह छा गया। सब लोग बहुत खुश हो गए। अब एक साथ दो लड़कियों का विवाह संपन्न होने थे, सारी व्यवस्था संभालनी थी। वह तो बारात एक ही स्थान से आने की बात थी, इसलिए ज़्यादा कुछ चिंता की बात नहीं थी। फिर भी सामान्य लेन देन की बात तो स्वाभाविक थी। पंडित जी के घर बहुत धन धान्य था, खासकर जब से बेटियों का जन्म हुआ था, तब से उनके घर में कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आई थी। सुलोचना की कमी खैर हमेशा बनी रही, लेकिन पैसे रुपए की बरकत बहुत रही। घर में अवनी और ललिता दोनों के विवाह की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही थीं। आजकल रत्ना कई बार बेहद उदास हो बैठती।